हाय फ्रेंड्स। हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा राज्य से साम्राज्य बनने तक का सफ़र। पर तुमको मालूम है ना कि कोई भी स्टेट बनाने में, कोई भी कंट्री बनाने में, कोई भी लैंडलॉक एरिया बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? सिर्फ लोगों का नहीं, व्यापार का। क्योंकि लोग तो तब भी थे जब भारत में लिबरलाइजेशन नहीं था, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, हम लोग वहीं के वहीं थे। लेकिन जैसे ही व्यापार हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया, वैसे ही हमारा इकोनॉमी जो है वो ब्लूम कर गया। तभी हम लोग गरीब से एक जीवंत प्राणी में विकसित हुए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांव, शहर और व्यापार के बारे में। ठीक है ना? तो चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। प्रभाकर जो है वो एक बच्चा है। वो एक लोहार के दुकान में जाकर के बैठता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक डेस्क लगा हुआ है, एक टेबल है जहाँ पे अलग 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 लोहे के औजार रखे हुए हैं बेचने के लिए। ऑब्वियसली वो वंडर करता है कि ये क्या है, क्यों बेच रहा है, क्या है ये। उसे समझ में नहीं आता। वो देखता है कि दो लोग जो है वो लोहे के एक मतलब लोहा रहता है, लोहा को गर्म करके पीट रहा होता है। क्यों? उसको सेव देने के लिए। ऑब्वियस सा बात है कि उसको सेव देगा तभी तो वो कोई टूल में कन्वर्ट होगा, तभी वो लोग बेच पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि लोहे के औजार और खेती कैसे एक इकोनॉमी को बढ़ाने में, कैसे एक साम्राज्य को, एक शहर को, एक गांव को विकसित करने में बहुत मददगार साबित होता है। ठीक है ना? हम लोगों ने आजकल जो लोहे का यूज है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के रखा है। मतलब एज इफ के जहां लगा दो, हर जगह यूज कर दो। टाटा स्टील का नाम सुना ही होगा। ठीक है। और थिंग्स जो है, जो चीज़ें हैं, वो आजकल हर जगह पे हमारे डेली यूज़ में आयरन जो यूज़ आ ही रहा है। अब देखना, कभी बर्तन में देखना या फिर अपने स्कूटी के टायर्स में देखना, टायर मने हाँ, वहाँ देखना, क्योंकि आयरन बहुत ही प्रेवलेंट है एज इन यूज़ के लिए। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स मतलब कि लोहे के औजार का बहुत बड़ा कलेक्शन हम लोग को मेगालिथिक टाइम से मिलेगा। 3000 साल पहले, जब जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, बड़े बड़े शिलाएं होती थी, उसके नीचे हड्डियां पाई गई, तो हमें पता चला कि हड्डियों के साथ साथ कई प्रकार के आयरन टूल्स भी है वहाँ पे। इसका मतलब है कि 3000 साल पहले के लोगों ने आयरन टूल्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। 2500 साल पहले हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि 2500 साल पहले जो आयरन टूल्स लोग एवं यूज कर रहे थे, वो उसका एनहांसमेंट, उसका डेवलपमेंट हो चुका है। अब उसको, आयरन को वो लोग सिर्फ सिर्फ एज एन लोग सिर्फ हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब वो लोग आयरन प्लग शेयर इस्तेमाल कर रहे थे। आयरन प्लग शेयर, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आयरन प्लग शेयर क्या होता है। वो जिससे हम लोग मिट्टी को उखड़ते पुकड़ते हैं ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है ना? फर्टिलिटी बढ़ सके मिट्टी का, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़े। फिर हमने देखा कि हमने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया है, किस लिए? पेड़ काटने के लिए। हालांकि ये तो खराब बात है डिफॉरेस्टेशन पर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हमने हसुआ का भी इस्तेमाल किया फसल काटने के लिए। ये सब चीज है, मतलब ये दर्शाता है कि आयरन टूल का जो क्या बोलते हैं उसको, विकसित होना, वो दिखता है हम लोग को 2500 साल पहले से। ठीक है। अदर स्टेप्स, मतलब कि सिर्फ प्लग शेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ हसुए का इस्तेमाल नहीं किया, सिकल का, बल्कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो ये बता दें कि प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है, क्या मतलब है प्रोडक्शन बढ़ाने का। समय के साथ इंसानों का तादाद बढ़ते गया। जब इंसान ज़्यादा है तो इंसान का रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है। हम जो है सिर्फ जंगल पे आश्रित नहीं रह सकते हैं खाने के लिए, हमें खुद का खाना प्रोडक्शन करना अत्यावश्यक है। अब जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा प्रोडक्शन। अब हम किसी साम्राज्य में दे रहे हैं, रह रहे हैं, हम किसी से सुरक्षा ले रहे हैं, तो हमको टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना। बात सही है कि नहीं? अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स लाएंगे कहाँ से भाई? टैक्स का मतलब तो पैसा दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं, तो वो कर कहाँ से लाएंगे? तो वो हम सामान बेच करके ही लाएंगे। हमारे भारत में आज भी 70% जो लोग हैं, वो लोग खेती में जुड़े हुए हैं, मतलब वो लोग खेती करके पैसा कमाते हैं। तो उस समय तो आधा से ज़्यादा लोग यही काम करते थे। आधा से ज़्यादा मतलब कि करीबन 90% लोग यही काम करते थे। इसीलिए एग्रीकल्चरल यूज़, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
और एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एज एन ऑक्यूपेशन उस टाइम पे था, आज भी है, पर उस टाइम पे और भी ज़्यादा था। इसलिए हमारा प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा लोग बेचेंगे, उतना ज़्यादा वो लोग पैसा कमाएंगे, उतने आराम से वो लोग कर दे पाएंगे। ठीक है, कर यानी टैक्स। तो राज्य या साम्राज्य जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है अगर गांव फ्लरिश नहीं करेगा, अगर गांव विकसित नहीं होगा, गांव डेवलप नहीं होगा। तो जब नया टूल्स और ट्रांसप्लांटेशन यूज हो रहा था प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो इरिगेशन का भी उतना ही सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। इरिगेशन यानी कि सिंचाई करना, पानी देना। तो पानी कहाँ कहाँ पे काम आता है? जैसे हमने डैम्स बनवाया, हमने कैनल्स बनवाया, हमने वेल्स खोदा, फिर आर्टिफिशियल लेक्स बनाया, तो उस जगह से हमने पानी का इस्तेमाल किया। बिना पानी के तो हमारा ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। अब देख लो कहीं पे भी हम पानी पी करके, एक सेकंड, प्यास लग गया, पानी पी लेता हूँ। बिना पानी के तो हम कह भी नहीं पाएंगे। हमारा शरीर जो है 90% पानी से बना हुआ है, इसलिए हमें पानी को स्टोर करना, पानी को प्योरीफाई करना और कुछ भी करने के लिए पानी हमारे लिए अत्यावश्यक है। आप जानते हो कि एक कॉटन बनाने के लिए, कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए करीबन 25,000 लीटर पानी लगता है। आप समझ रहे हो, हमारे एक कपड़ा पहनने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। तो आप समझो, सिर्फ यही नहीं, मिनरल्स का जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं तभी भी गैलन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए इरिगेशन को बहुत ही मद्देनजर रख करके कैनल्स बनवाए गए, वेल्स यानी कुएं खोदे गए, टैंक्स बनवाए गए, आर्टिफिशियल लेक्स बनवाए गए। फिर हम लोग इस चार्ट को देखते हैं, आप लोग समझोगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इरिगेशन के कामों के लिए। तो सबसे पहले जो है लेबर जुटाए जाते हैं लोगों के द्वारा। फिर पहले तो राजा को पैसे चाहिए होते हैं आर्मी के लिए, पैलेसेस के लिए, फोर्ट्स बनवाने के लिए। तो वो लोग टैक्स का डिमांड करते हैं फार्मर से। अब फार्मर्स क्या करेंगे? फार्मर्स या तो वो लोग क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, या फिर वो लोग एज एन लेबरर्स काम करेंगे, यही कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए इरिगेशन। ये तभी पॉसिबल है जब इरिगेशन हो। इरिगेशन के लिए वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर वो लोग कैनल्स वेल्स ये सब डेवलप करेंगे। उसके बाद वो लोग करेंगे क्या? खेती करेंगे। खेती करने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? पैसे आएंगे, और पैसा आने से वो लोग कर चुका पाएंगे। यही एक सिंपल स्टेप है, ठीक है ना? यही सिंपल स्टेप है। दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन। इसके पहले क्या होना चाहिए? क्या चीज है इरिगेशन से पॉसिबल? दे तो फार्मर्स जो है वो थिंक ऑफ एक्यूमुलेटिंग मनी। और मनी के लिए क्या करना होगा? तो इरिगेशन से ही होगा। इरिगेशन से होगा तो क्या करना होगा? वो लोग को सबसे पहले तो लोग इकट्ठा करना होगा, मीन्स accumulating people for वर्क एट मल्टीपल प्लेसेस, वेल्स बनाने के लिए, कैनल्स बनाने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ाने का बात हो रहा है, मतलब कि वो लोग जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, तो एग्रीकल्चर करने के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो अब जो है टैक्स टू बी पेड। हु लिव्ड इन द विलेजेस? अब बताओ कि गांव में कौन रहते थे? तो गांव में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम साधन जो है वो खेती का ही है, और बाकी कुछ बच गया तो वो क्राफ्ट्समैन में आ जाते हैं, जैसे कि लोहार का काम हो गया, या फिर जो लोग सिलाएं वगैरह बनाते हैं, खूबसूरत कार्य करते हैं, वो सब कुछ हो गया, ठीक है, वो अलग है। तो गांव में मेजरली 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक है वेलालार। वेलालार वो जिनके पास कई जमीनें, ठीक है, कई सारी जमीनें, इतना जमीन है कि वो लोग जो है गरीब लोग को जमीन दे रहा है कि आप लोग इस पे खेती करो और मेरे लिए पैसा दो, ठीक है ना? वेलालार जो है वो बड़े बड़े जमींदार को बोला जाता है। ये लोग का अलग अलग काम है। ये लोग पुलिसिंग का भी काम करता है, सरपंचगिरी भी करता है, टैक्स कलेक्ट करने का भी काम करता है। मतलब कहे जाए तो वो गांव का एक राजा ही है। फिर आते हैं ऑर्डिनरी प्लगमैन, जिसको बोलते हैं उजावर, ठीक है। उजावर वो लोग हैं जो लोग के पास छोटा मोटा जमीन है, जो लोग छोटा मोटा खेती करते हैं, वो लोग उजावर, लेकिन उनके पास ज़मीन है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं, गुलाम लोग, जिसको बोलते हैं कदाइसियार या फिर आदि मिदाई। 3 है, तो तुम लोग याद कर लेना ऐसे, वेल्लालार, उजावर और आदि मिदाई।
आदिमाई, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है कि 3 सीक्वेंस में विलेजेस चलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में ये जो है, ये वेल्लालार जो है, ये तमिल रीजन में बड़े-बड़े लैंड ओनर्स को बोलते थे। अब हम लोग नॉर्दर्न पार्ट में भी पढ़ेंगे। नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का राजा होता था या फिर बोले कि गाँव का सरपंच, उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे ग्राम भोजक। ग्राम मतलब गाँव। गाँव में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, जो लार्जेस्ट लैंड ओनर्स बोलते थे, उसको बोलते थे हम लोग ग्राम भोजका। ठीक है, वो लोग वर्कर्स को हायर करते थे ताकि लैंड कल्टीवेट किया जा सके। जनरली वो लोग गुलाम होते थे। हालांकि वो लोग जो है काफ़ी ताकतवर होते थे, तो किंग्स जो है, जो राजा है, वो लोग उनको काम देते थे ताकि वो लोग काम देते थे टैक्स कलेक्ट करने का गांव से। वो लोग जो एज एन सरपंच, जज और पुलिसमैन की तरह से भी काम करते थे, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके अलावा ग्राम भोजक के अलावा होते थे गृहपतिज। गृहपतिज भी इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, जिनके पास छोटे मोटे जमीन होते थे, लेकिन जमीन होते थे। जैसे वहां पे वेल्लालार है, तो यहाँ पे ग्राम भोजक है। वहां पे क्या नाम था उसका, उजावर, तो यहाँ पे जो है क्रियापतिज है। और तीसरा है दशकर्मकर। दशकर्मकर वो लोग हैं जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, और वो लोग दूसरों के जमीनों पे काम करके अपना रहन गुजर करते हैं। Most villages there are some craftsmen such as blacksmith, potter, carpenter and weaver। तो खेती के अलावा भी लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। तमिल के हम लोग पुराने जब काम देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा काम जो है वो संगम लिटरेचर से मिलता है, जो कि 2300 साल पहले लिखा गया था। उसके टेक्स्ट में हम लोग मदुराई शहर के बारे में जानते हैं, और भी बहुत कुछ है जो उसके टेक्स्ट से हम लोग को जानने को मिलता है। तो संगम लिटरेचर हमारा साउथ का इतिहास के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि कॉइन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कॉइन्स के बारे में ऐसा ही कुछ है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हजारों तरह के कॉइन्स देखे हैं इस समय काल के, और 500 साल पहले हम लोग को अर्लीस्ट कॉइन्स देखने को मिलता है। क्या था वो? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पंच्ड कॉइन्स है। पंच्ड कॉइन्स कहने का क्या मतलब है भाई साहब? वो कॉइन्स जो थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, तो पंच्ड कॉइन्स में अलग अलग टाइप का इंस्क्रिप्शंस नहीं था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि उसमें अलग अलग टाइप का कहे तो जानवर का फोटो बना हुआ था या फिर ऐसे गोदा हुआ था। ठीक है, और ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता था, पर स्क्वायर शेप का भी मिला है, फिर सर्कुलर शेप का भी मिला है, अलग अलग शेप्स का भी मिला है। स्टैम्प्ड कॉइन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है स्टैम्प्स थे, उसमें सिंबल्स थे अलग अलग चीज़ों के, इसीलिए। संगम लिटरेचर में एक पोएम भी देखने को मिलता है, पर पोएम पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। सिटीज विथ मेनी फंक्शंस, तो कुछ कुछ ऐसे शहर थे जिनके बहुत सारे काम भी थे, जैसे मथुरा। मथुरा 2500 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था। आपने कहानी सुनी होगी कंस का, कनिष्क का नाम सुना है? कनिष्क, कनिष्क जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया था उस समय पे। और मथुरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि मथुरा यूपी में पड़ता है। एक फोटो दिखा देता हूँ मैं, यूपी वाला मथुरा, ये है मथुरा। मथुरा जो है राजस्थान के और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, जो कि यूपी में आजकल आता है, मॉडर्न डे यूपी में। तो ये क्या है कि यूपी में आप देखोगे तो यूपी सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट है, जो कि नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है और वेस्ट को ईस्ट से जोड़ता है, इसलिए मथुरा एक इम्पॉर्टेंट शहर होता था। वहाँ पे आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे मॉनेस्ट्रीज है, फिर जैनों के टेम्पल्स है, और हिंदू टेम्पल्स है, और खासकर श्री कृष्ण का पूजा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही होता है। रीज़न तो बहुत ही ऑब्वियस है। वहाँ पे फार्मर्स और अलग अलग जो हर्डर्स थे वो लोग भी उस जगह को अपनाए, क्योंकि वो बहुत एपी सेंटर बन गया था यूपी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है मथुरा, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा एज इन सेंटर जो है, वहाँ पे स्कल्पचर भी बहुत कमाल के, अगर आप जाओगे मथुरा में, मथुरा के मंदिर देखने जाओगे तो वहाँ पे स्कल्पचर्स एक से एक आपको देखने को मिलेगा। 2000 साल पहले मथुरा जो है वो कुषाण कुषाण किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। कुषाण देखो, कुषाण जो है वो आज के रिसेंट अफगानिस्तान और उस टाइम के गांधार से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। ये क्या है, बिहार तक, और इधर पे गुजरात तक, इसी के बीच में पड़ता है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मथुरा।
बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हम लोग को मिले हैं स्टोन पे लिखा हुआ या स्टैचूज पे लिखा हुआ मथुरा में। जनरली देयर आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग मॉनेस्ट्रीज एंड साइंस। जनरली वो सब इंस्क्रिप्शन वो काफ़ी छोटा है और वो ऐसे दर्शाता है कि वो जो है लोगों के द्वारा, आदमियों और औरतों के द्वारा मॉनेस्ट्रीज और साइंस को गिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, वो दे वर मेड दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन जो वहाँ शहर पे रहते थे। उन्होंने ये सब बना करके वहाँ के टेम्पल्स को दान किया है। NBPW ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्राफ्ट्स के मामले में, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये एक टाइप का जो है ना, ये आपको केटली टाइप दिखता है, जस्ट दिखाता हूँ मैं, ये देख रहा हूँ, ये है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। पॉटर इसको बनाते थे बहुत हाई टेम्परेचर दे करके, और इसमें अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग चीज़ स्टोर करने के लिए इसको बनाया जाता था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ के लिए आप देख लो कि नॉर्थ में वाराणसी, मदुराई साउथ में बहुत फेमस है। बोथ वुमेन एंड मेन वर्कड इन हेयर। फिर स्पिनिंग और वीविंग के लिए अर्थशास्त्र में बहुत कुछ दिया हुआ है कि महिलाओं को वैसे परमिशन नहीं था घर से बाहर जाके काम करने का, पर जो पर वो लोग जो है घर पे ही काम वगैरह करके वो लोग देती थी, मतलब काम चलता था। ठीक है ना, महिलाएं काम कर सकती थी। अगर वो लोग काम नहीं कर पाती थी तो उनको फाइन देना पड़ता था या फिर उनका उंगली जो है काट दिया जाता था। कितना खतरनाक बात है भाई साहब। चलो आगे पढ़ते हैं। मेनी क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणी। तो बहुत सारे क्राफ्टमैन और मर्चेंट जो थे, मर्चेंट वो लोग होते हैं जो लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, जैसे डायमंड मर्चेंट, जो डायमंड का व्यापार करता है वो डायमंड मर्चेंट, सोना का व्यापार करता है वो गोल्ड मर्चेंट। तो ये सब जो है मर्चेंट, ये सब और मिल करके एक श्रेणी बनाए थे, एक एसोसिएशन बनाए थे जिसका नाम था श्रेणी। दिस श्रेणीज, ये श्रेणी में जो है क्राफ्ट पर्सन को ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था और उनको फिनिश प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किया जाता था, और उनको दिखाया जाता था कि काम कैसे होना है। मतलब कि सब लोग जो है अपना एक संगठन बनाते थे ताकि ताकि डेवलपमेंट हो सके उस काम में। ये श्रेणी, द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स विच रिच मेन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। श्रेणी जो एज एन बैंक भी काम करता था क्योंकि वहाँ पे रईस लोग पैसे डिपॉजिट कराते थे, जो एज एन इन्वेस्टमेंट काम करता था। अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखोगे तो वो भी एक टाइम का क्या है, एक मर्चेंट कंपनी, एक श्रेणी ही है जहाँ पे लोग जो है अलग अलग सामान लेकर के आते हैं और अपने देश में जाकर के बेचते हैं। अ क्लोजर लुक एट अरिकामेडू। फाइंड अरिकामेडू इन, एक सेकंड अरिकामेडू दिखा देता हूँ मैं। ये अरिकामेडू, फोटो 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 फोटो, यहाँ देख लेना यार। ये है अरिकामेडू, पुदुचेरी में जो पड़ता है, ये देख रहे हो ना यहाँ पे, अरिकामेडू इन पुडुचेरी। आगे पढ़ते हैं। बिटवीन 2200 से लेकर के 1900 साल पहले अरिकामेडू जो है वो कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे शिप आ करके अलग अलग जगहों से गुड्स को अनलोड करता था। मैंने सामान अलग अलग जगह से आता था और अरिकामेडू में आ करके वहां से सामान सब गिरता था, और लोग जो है उसको खरीदते या बेचते थे, एज एन व्यापार काम करता था। A massive brick structure which may have been a warehouse was found on this site। अरिकामेडू में एक बहुत बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, और कहा जाता है कि वो वहाँ पे गुड्स को रखने के लिए यूज किया जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड्स पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। तो मेडिटेरियन रीजन से पॉटरी भी मिला है हम लोग को, सच एज एमोफोराई, फिर और स्टैम्प्ड red glazed pottery known as the Aretine ware, which was named after the city in Italy, and this was made by pressing wet clay into the stamped mold. And this were another kind of pet pottery which was made locally through Roman designs were used, and Roman lamps, glassware, and gems that has also been used on the site. Small tanks have been found that they're probably dyeing vats used to dye cloth, and there is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones एंड ग्लास। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि मेडिटेरेनियन में भी ये जो पॉटरी का काम है वो चल रहा होता है। एरेटाइन वेयर नाम का पॉटरी होता है। फिर आपको जो है अलग अलग टाइप का छोटा छोटा टैंक्स भी देखने को मिला है जहाँ पे लोग जो है कपड़े को रंगते थे। ठीक है ना, ये पढ़ने का आवश्यकता तो नहीं है, पर बस जानने के लिए जान लो कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है
अगर आप कोई सा भी डायनेस्टी को देखोगे, अगर आप एक भारत के मैप को बना कर, ये भारत का नीचे का ये जो रीजन है, ठीक है, भारत का मैप अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नीचे का जो एरिया है, हमारे पास बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है, जहाँ से हम लोग यहाँ से अफ्रीका जा सकते हैं, फिर यहाँ से हम लोग ब्राज़ील, साउथ अमेरिका जा सकते हैं, यहाँ से हम लोग इंडोनेशिया जा सकते हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगहें हैं हमारे पास जहाँ से हम लोग ट्रेड रूट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रेड रूट जो है वो बहुत ही रिच सोर्स है। मेडिटेरेनियन का क्ले पॉट्स हो गया, या फिर हमारा खुद का स्पाइसेस, ये बहुत जगह ट्रेवल किया है थ्रू दिस वेज, ठीक है। The fine pottery, especially bounds and plates, were found in several. How do you think it reaches these places? Traders may have carried them to the places they are made and sell that. आपको कैसे पता है कि ये बोल रहे हैं कि अलग अलग बाउल्स और फाइन पोइट्री जो है अलग अलग जगह से अलग अलग जगह आए हैं? आपको क्या लगता है वो कैसे गया होगा? ऑब्वियस सा बात है कि कोई बेचने आया होगा, कोई खरीदा होगा। जैसे हमारा साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड, स्पाइसेस और पेपर, स्पेशली पेपर के लिए हमारा साउथ इंडिया बहुत फेमस है। हम लोग को तो एज एन पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। पेपर को एज एन ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो जो है रोमन एम्पायर के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ट्रेडर्स जो है वो आते थे यहाँ से और बहुत सारा ब्लैक पेपर लेकर के जाते थे कैरावंस में, ठीक है। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल, वास्को डी गामा कैसे आया हमारे यहाँ? थ्रू सी रूट आया ना। New kingdoms along the coast. The southern half of the subcontinent is marked by the long coastline with hills, plateaus, and river valleys. The river valley is that of the Kaveri is the most fertile. जैसे मैंने अभी बताया कि अभी जो है कावेरी में जो है पानी का शॉर्टेज चल रहा है। यहाँ पे जो है तुम्हारा केरला है, यहाँ पे जो है तमिलनाडु है, यहाँ पे कर्नाटका है। तो कावेरी जो है वो केरला से फ्लो होकर के तमिलनाडु की ओर आती है। तो यहाँ पे जो है सेटलमेंट बहुत ज़्यादा था। कावेरी को हम लोग साउदर्न गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेटलमेंट था वो बहुत प्रेवलेंट है। हम लोग संगम लिटरेचर से, संगम पोएम से हम लोग मूवेंदार के बारे में जानते हैं। तमिल वर्ड जिसका मतलब है 3 चीफ्स। तो मूवेंदार में 3 फैमिलीज आती थी, एक था चोलास, चेराज एंड पांड्याज। मैं फोटो दिखा देता हूँ एक सेकंड में। तो कहाँ गया चोलास, चेराज एंड पांड्या? चेरा, तो चोला, चेरा और पांड्या ये कुछ ऐसे हैं। पांड्याज जो है वो मॉडर्न डे तमिलनाडु का पार्ट है। चोला जो है वो आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, कुछ मॉडर्न डे तमिलनाडु का पार्ट है। और ये चेरा जो है वो कर्नाटका का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो 3 एम्पायर है ये साउथ में बहुत ज़्यादा ही फेमस थे, ठीक है। ये तीनों के बीच में हमेशा जंग चलते रहता था, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी को कैप्चर करते रहता था। ये है ना, चोलास, चेराज एंड पांड्याज। यहाँ के चीफ्स भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 2300 साल पुराना बात है ये, 100 BC के अराउंड। एंड ईच ऑफ दिस चीफ्स हैज 2 सेंटर्स ऑफ पावर। इन तीनों चीफ के पास एक दो इंपॉर्टेंट चीज था। एक था इनलैंड, जो उनके पास खुद का जमीन है, और दूसरा वो कोस्ट, ठीक है। कोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ दिस 6 cities there 2 were very important, द पुहार एट द कावेरी पत्तनम, द पोर्ट ऑफ द चोलास, ये चोला का जो पोर्ट है ये, और दूसरा है मदुराई, द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, ये पांड्यास का जो कैपिटल हो गया, ठीक है। मदुराई, मदुराई तो आज भी फेमस है, तमिलनाडु का पहले का कैपिटल था। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज था जहाँ से ट्रेड टेक प्लेस होता था। द चीफ्स डिड नॉट कनेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। चीफ्स जो है वो रेगुलर टैक्स नहीं मांगते थे, उन लोग को वो डिमांड करते थे कभी कभार गिफ्ट्स के लिए। वो लोग मिलिट्री एक्सपेडिशन के लिए भी जाते थे, और कहा जाता है कि वो लोग हिमालयाज तक कॉन्कर करके आए हैं कई बारी। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि हिमालय के बहुत सारे चीज़ जो है वो इस स्टेट में पाए जाते हैं। अब वहाँ से यहाँ आने के लिए ज़रूर वो लोगों ने वहाँ तक एक्सपेडिशन किया होगा, तब जाकर के ऐसा कुछ हुआ होगा। 200 साल पहले जो है डायनेस्टी एक था जिसका नाम था सतवाहना डायनेस्टी, जो कि वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट था। सतवाहना का एक स्टोरी दिखा देता हूँ। सतवाहना जो है वो करीबन 100 BC से 2nd CE तक चला था, जिसका पहला राजा था सिमुक। और जो सतवाहना है वो यहाँ पे था। ये जो पूरा रीजन है ना वेस्टर्न का, करीबन जस्ट सेकेंड में थोड़ा जूम कर दूं, ये सतवाहना है। उज्जैनी, तमिलनाडु का कुछ पार्ट हैदराबाद, ये सब पार्ट जो आंध्र प्रदेश का पार्ट हो गया, या फिर महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, या गुजरात का कुछ पार्ट हो गया, इस सब को मिला करके सतवाहना डायनेस्टी बना था। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे सतवाहना के गौतमीपुरा श्री सतकर्णी।
गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी के बेटे थे, उनकी माता का नाम था गौतमी बलसारी। उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा है ये सब। He and other Sadvana rulers were known as the lords of the दक्षिण पथ। उसके साथ साथ इस राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के साथ साथ और भी बहुत सारे रूलर्स है सदवाहना के, जिनको हम लोग दक्षिण पथ कहते हैं। ठीक है, वो ऐसा रूट जो कि साउथ की तरफ जाता है, विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम ऑफ द एंटायर साउदर्न रीजन, जो कि आज भी यूज होता है, दक्षिण दक्कन, जिसको आज भी हम लोग साउथ के नाम से जानते हैं। सिल्क रूट एंड द कुशानाज। सिल्क रूट के बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट कब बना और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सिल्क रूट जो है उसका जो इतिहास है वो हम लोग 4th सेंचुरी BC से लेकर के 2nd सेंचुरी CE तक जानते हैं। ठीक है, CE या फिर AD कह लो। ठीक है, 1877 में कोई फर्निंद वॉन रिचहोफेन, इसका नाम रखे थे सिल्क रोड। ये आपको करीबन इस्तांबुल से उज़्बेकिस्तान से बीजिंग से इंडिया को, ये चारों पार्ट को हर जगह से कनेक्ट करता था। ठीक है, कुषाण के टाइम पे जब कुषाण किंगडम था तभी ये जो रूट है वो बहुत ही फेमस रूट था। ठीक है, और ये रूट जो है वो अलग अलग कामों के लिए फेमस था, एज इन ट्रेड के लिए भी फेमस था, पर जो फॉरेन इन्वेजन है उसके लिए भी बहुत फेमस था। बाबर जो है इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था, पर वो कब्जा कर नहीं पाया लंबे समय के लिए। समरकांड जो उज़्बेकिस्तान में है, समरकांड और बुखारा, वहां पे उसने थोड़ा सा कंट्रोल किया। पर सिल्क रूट जेन्युइनली नाम रखाया था सिर्फ सिल्क के ट्रांजैक्शन के लिए, कि वो चाहते थे कि सिल्क जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो उस टाइम पे सिल्क चलता था। आज भी आप देखोगे तो हमें जो भी आर्कोलॉजिकल साइट से डेड बॉडीज मिली है उसके अराउंड सिल्क रैप्ड है, चाइनीज सिल्क, जो कि मंगोलिया में मिली है। तो इसका मतलब ये है कि वो रूट जो है वो ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट था। ठीक है, तो सिल्क रूट के बारे में और भी जानेंगे, क्योंकि सिल्क रूट आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो बोलते हैं, ठीक है, अराउंड द ग्लोब, वो जो है बहुत ही ग्लोबलाइजेशन का दौर सिल्क रूट से बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट हुआ, बहुत ज़्यादा ही यूज हुआ। वेलाल्लार The Gram Bojaka often got his land cultivated by the landless laborers। इसका नाम तुम लोग देख लेना। प्लगमैन को क्या बोलते थे? उजाहार्स बोलते थे, उजावार या उजाहार ऐसे कुछ है। और गृहपतिज वेयर स्मॉल लैंड ओनर्स। ग्राम भोजक का क्या काम था और आपको क्यों लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है? क्योंकि राजा लोगों से डायरेक्टली नहीं मीट करता। राजा जो है डायरेक्टली लोगों से मीट नहीं करता, राजा के ऑफिशियल्स मीट करते हैं लोगों से। लोगों को सर्व करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, राजा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली आकर के लोगों को सुविधाएं और ये सब नहीं दे रहा है, उसका काम है वहाँ से लॉ बनाना। जो सुविधाएं दे रहा है वो एक IAS ऑफिसर दे रहा है, एक IRS ऑफिसर दे रहा है, वो काम कर रहा है। ठीक है, वो लोगों से मिल रहा है बेसिक लेवल पे। इसलिए ग्राम भोजक का एक पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ चालू हो रहा है उसका उद्गम वहीं से है। अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो उसका रिप्लाई भी वही ग्राम भोजक ही दे रहा है, वही सोल्यूशन दे रहा है। इसलिए ग्राम भोजक का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तुम सोल्यूशन खुद देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर करना। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, पर ठीक है, 9 चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।